हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश पटवारी चयन परीक्षा, मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी एवं वन रक्षक जो संयुक्त परीक्षा होने वाली है उसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जो साइंस के पोर्शन आएगा, जो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। क्योंकि इस वीडियो में व्यापम के जो पहले एग्जाम्स हुई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये रिपीट होने की पूरी संभावना होती है। कुछ टॉपिक के बारे में आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के टॉपिक को हमको क्लियर करना है साइंस से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भू प्रदूषण जिसमें उच्च लवण मात्रा के कारण खेती के लिए भूमि अनुपयुक्त होती है वह कहलाता है। भू प्रदूषण के कारण, ठीक है, भूमि प्रदूषण के कारण उच्च लवण मात्रा हो जाए, है ना, जिससे वो भूमि खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाए, है ना, अनुपयुक्त हो जाए मतलब खेती योग्य ना बचे, किसके कारण, उच्च लवण मात्रा के कारण, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों लवणन। क्या कहते हैं, लवणन, ठीक है, मिट्टी का क्या कहते हैं उसको, लवणन। लवणन में क्या हो जाता है कि जो भू प्रदूषण होता है जिसमें उच्च लवण मात्रा के कारण क्या होता है, जो ऐसा भूमि प्रदूषण जिसमें उच्च लवण मात्रा के कारण भूमि खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाती है, तो वो कहलाता है आपका लवणन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सदिश है, वेक्टर्स आर। सदिश क्या है भाई, सदिश क्या है, पशु जो संक्रमित अभिकर्ता को अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाते हैं। ऐसे पशु जो किसी संक्रमित से अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाए, है ना, ऐसे पशु जो संक्रमित अभिकर्ता को, ठीक है, क्या करते हैं, इसका इंग्लिश पोर्शन देखो, एनिमल्स विच कैरी द इन्फेक्टिंग एजेंट्स फ्रॉम सिक पर्सन टू हेल्थी पर्सन, है ना, जो बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाते हैं। ठीक है, पशु जो संक्रमण को क्या करते हैं, संक्रमण को अस्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाते हैं, मतलब उसको भी क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं। तो सदिश ये होते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हमारे घर में विद्युत उपकरण जुड़े होते हैं। हमारे घर में विद्युत उपकरण किस प्रकार से जुड़े होते हैं, तो वो जुड़े होते हैं स्रोत से समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। आपने पढ़ा ही होगा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ठीक है, साइंस में आपने पढ़ा होगा, श्रेणी क्रम भी आपने पढ़ा होगा और समांतर क्रम भी आपने पढ़ा होगा। तो जो हमारे घर के विद्युत उपकरण होते हैं वो जो है हमारे स्रोत, जो लाइट का स्रोत होता है उससे समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, कौन से क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दहन जो उच्च गति पर होता है, दहन होता है ना, हाई स्पीड में होता है, दहन जो उच्च गति पर होता है ना, उच्च गति से होता है, दहन की क्रिया होती है एकदम से होती है, हाई स्पीड पे होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है द्रुत दहन। कहा जाता है द्रुत दहन, मतलब एकदम उच्च गति से हो रहा है तो उसे कहते हैं द्रुत दहन। इंग्लिश में है रैपिड कंबशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका, जो दहन उच्च गति से होता है उसे कहा जाता है आपका द्रुत दहन। द्रुत मतलब तीव्र तीव्र गति से, ठीक है, या उच्च गति से, तो द्रुत दहन। अगला प्रश्न है, आकाश इसके कारण नीला दिखाई देता है। हमें जो आकाश का रंग है नीला क्यों दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन किसको कहते हैं, कि जो आपका जो प्रकाश होता है, जो उसमें हल्का रंग होता है उसको ज़्यादा फैला दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो नीले रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है इसलिए नीला दिखाई देता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, लाल डाटा बुक एक स्रोत पुस्तक है जिसमें इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। जो रेड डाटा बुक भी कहा जाता है, लाल डाटा बुक है, इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है आपका सभी लुप्त प्राय प्रजातियों का, लुप्त प्राय प्रजातियों का, ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर है ना। बहुत सारी ऐसी जो वन्य जीव की प्रजातियां हैं, पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं जो क्या, लुप्त होने वाली है ना, लुप्त होने वाली। तो लुप्त होने वाली प्रजातियों का इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है कि ये प्रजातियां जो लुप्त होने की कगार पे आ गई हैं, तो सभी लुप्त प्राय प्रजातियों का इसमें क्या रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। लाल डाटा बुक भी कहा जाता है और कभी कभी रेड डाटा बुक के नाम से भी पूछ लिया जाता है। अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों में फिनोफ्थलीन
का रंग क्रमशः होता है। जो फिनोप्थिलीन होता है उसका जो अम्लीय और क्षारीय विलयन में कौन सा रंग प्रदर्शित करता है। यदि अम्लीय विलयन में इसका उपयोग किया जाए फिनोप्थिलीन सूचक का, ठीक है, तो अम्लीय में तो ये रंगहीन रहेगा। अम्लीय में कौन सा रहेगा? रंगहीन, कोई रंग नहीं दिखाएगा। और यदि क्षारीय निकलेगा, क्षारीय विलयन अगर होगा तो ये गुलाबी रंग का हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो फिनोप्थिलीन होता है अम्लीय विलयन में रंगहीन होता है। अम्लीय में कौन सा होता है? रंगहीन। और क्षारीय में होता है आपका गुलाबी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि यदि फिनोप्थिलीन को अम्लीय विलयन के साथ यूज़ करेंगे तो वो रंगहीन रहेगा, और यदि क्षारीय के साथ यूज़ किया गया तो गुलाबी हो जाता है। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है कि फिनोप्थिलीन गुलाबी रंग किसके साथ देता है? तो क्षारीय विलयनों के साथ देता है। अगला प्रश्न है, शब्द काला सोना इसके लिए प्रयुक्त होता है। ब्लैक गोल्ड या फिर काला सोना किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? तो वो है आपका पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम होता है उसके लिए काला सोना यूज़ किया जाता है। अब पेट्रोलियम को आप पेट्रोल मत समझ लेना, ठीक है, पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं है, क्योंकि पेट्रोलियम से पेट्रोल जरूर बनता है लेकिन पेट्रोलियम में आपके सभी आ जाते हैं। फिर इसका प्रभाजी आसवन किया जाता है पेट्रोलियम का, आपको याद आया हो तो, फिर उससे पेट्रोल डीजल केरोसिन वगैरह सब बनता है। ठीक है, तो जो पेट्रोलियम है उसको कहा जाता है आपका काला सोना। आगे होगा समझ में आपको। अगला प्रश्न है, भुजाओं तथा पैरों में पाई जाने वाली मांसपेशियां निम्न होती हैं। भुजाओं, आपके हाथों और पैरों में जो पाई जाने वाली मांसपेशियां होती हैं वो कौन सी होती हैं? कौन सी होती है ये आपको बताना है। आपके हाथों और पैरों में होने वाली, तो वो मांसपेशियां होती है आपकी ऐच्छिक पेशियां। कौन सी होती है? ऐच्छिक, है ना, जिनको आप हिला सकते हैं ना आपकी इच्छा से, तो इसलिए इनको कहते हैं ऐच्छिक पेशियां। ठीक है, ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है भुजाओं और पैरों में पाई जाने वाली मांसपेशियों को। कौन सी पेशी कहा जाता है? तो ऐच्छिक पेशियां कहा जाता है। अगला है, वलकुट एक प्रकार का क्या है? तो वलकुट जो है एक प्रकार का भरण ऊतक है। कौन सा है? भरण ऊतक। आपकी स्किन से लगाकर आपके हड्डियों के बीच में जो पाए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें वलकुट भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है? भरण ऊतक है। क्या है? आपकी स्किन के जस्ट नीचे पाए जाते हैं। तो ये आपका वलकुट एक कौन सा ऊतक है? तो ये एक भरण ऊतक है। ठीक ना है हमारा, उच्च गलनांक और क्वथनांक के साथ एक अधातु है। उच्च गलनांक, ठीक है, गलनांक उसका गलन पॉइंट भी हाई है, ठीक है, और उसका क्वथनांक भी क्या है ना, उच्च गलनांक और क्वथनांक, क्वथनांक भी उसका क्या है? हाई है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे वो गलेगी और उबलेगी। ठीक है, तो वो एक अधातु पूछा है। क्या पूछा है? अधातु पूछा है। तो अधातु के बारे में बताना है। नॉन मेटल है ना, अधातु। तो अधातु ऐसी कौन सी है? तो वो है आपकी ग्रेफाइट। कौन सी है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जिसका उच्च तो गलनांक होता है और उच्च क्या होता है? क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं? उच्च। ऐसी अधातु कौन सी है इन चारों में से? तो वो है आपकी ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट आपने देखा ही होगा, सेल में आपने देखा होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एकल बीजपत्री पौधा है? एकल बीजपत्री की बात हो रही है ना, एकल बीजपत्री ना, एक बीज निकले, एक पत्र निकले, बीज पत्र। ठीक है, ठीक है ना, बीज से एक बीज पत्री किसको बोलते हैं? जिसमें से एक पत्र निकले बीज में से। एकल बीज पत्री कौन सा है? तो आपने मक्का, ठीक है, ये आपका मक्का जो है एकल बीज पत्री। आपने मक्का का जो देखा होगा, अगर पौधा देखा होगा, तो ये सा स्टम्प होता है और यहाँ पे एक पत्ता निकला होता है। ठीक है, तो एकल बीज पत्री होता है। याद रख लेना है आपको, मक्का एकल बीज पत्री कौन सा है इनमें से? तो वो है मक्का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, अपघटकों के बारे में नीचे दी गई विशेषताओं में से कौन से अपघटक पर लागू नहीं होती है? अपघटक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? अपघटक। इंग्लिश अगर हम इसका देखें तो इंग्लिश में आता है डिकम्पोजर्स। ठीक है, डिकम्पोजर्स, है ना, तो इसे स्पष्ट है। अपघटक मतलब उसको तोड़ने वाला, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देने वाला। तो अपघटकों के बारे में नीचे दी गई विशेषता में से कौन सी लागू नहीं होती, मतलब कौन सी बात अपघटकों के बारे में गलत है? बाकी तीन सही है, एक गलत है। तो गलत है कि वे खाद्य श्रृंखला में अगले पौष्टिकता स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। ये कोई ऊर्जा को स्थानांतरित अगले पौष्टिकता स्तर पर नहीं करते हैं। ये तो अपशिष्ट होता है उसको अपघटित कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए सही होगा, और ये वास्तव में अपघटक के लिए क्या है? गलत बात है। अब है, अपघटक अपमार्जक भी होते हैं। अपमार्जक भी होते हैं।
क्या होते हैं? अपमार्जक क्यों कहा भाई? साबुन का काम करते हैं और वे पृथ्वी को साफ करते हैं, है ना। ये जो अपशिष्ट बच जाता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के खत्म कर देते हैं, तो इसलिए इनको क्या कह दिया? अपमार्जक कह दिया। वे पोषक पुनर्चक्रण में मदद करते हैं, पोषक पुनर्चक्रण में मदद करते हैं, है ना। पोषक जो पेड़ पौधों को फिर उससे क्या मिल जाता है? पोषण मिल जाता है, तो पोषक पुनर्चक्रण में जरूर मदद करते हैं। उन्हें मृत जीवी या लघु कारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृत जीवी, क्योंकि मृत जीवों के जो अवशेष, जीवों के मरने के बाद जो अवशेष बचते हैं उनको तोड़ देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, बारीक कर देते हैं, या फिर उनको लघु कारक भी कहा जाता है क्योंकि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। तो जो लागू नहीं होता वो है आपका, वे खाद्य श्रृंखला में अगली पौष्टिकता स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं, ऐसा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बाकी क्या क्या कर पाते हैं? वे अपमार्जक होते हैं और पृथ्वी को साफ करते हैं, पोषक पुनर्चक्रण में मदद करते हैं, मृतजीवी या लघु कारक भी कहलाते हैं। अगला है कोशिका के भीतर की संरचनाएं इसके माध्यम से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। कोशिका के भीतर की संरचनाएं इसके माध्यम से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। जो कोशिका होती है आपकी, कोशिका आपने पढ़ाई है ना। पादप कोशिका, जंतु कोशिका, है ना। जंतु कोशिका, इसके अंदर केंद्रक हो गया, राइबोसोम, लाइबोसोम, बहुत सारी होती हैं। तो इसको स्पष्ट रूप से इन चारों में से किससे देख सकते हैं? ठीक है, तो वो है आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है उससे इसके अंदर की बारीक बारीक जो चीजें होती है उनको आसानी से देखा जा सकता है, कोशिका के अंदर की। समझ में आ गया होगा आपको? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है मानक रूप में इसका मान क्या होगा? ठीक है, मानक रूप में इसको काय में लिखना है? हमको मानक रूप में लिखना है। तो कुछ नहीं करना है, 4 के बाद दशमलव लगाना है और 25 लिखना है, क्योंकि उससे पहले अंक नहीं है हमारे पास, है ना। तो 4.25 हो गया। अब ये 4 से पहले कितने अंक है देख लो इनको, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 4 तक में कितने हो गए? 11 हो गए, ठीक है। अब ये अगर हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 के बटे में जाएगा, मतलब घात काय में आएगी इसकी? माइनस की आएगी, ठीक है। तो 10 की घात कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी, लेकिन काय में आएगी? माइनस में आएगी, क्योंकि इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं ना, बटे वाले को, ठीक है। समझ में आया होगा आपको थोड़ा बहुत मैथ्स का क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पदार्थों के समूह में 2 पदार्थों की पहचान करें। नीचे जो पदार्थों, ये हमको पदार्थ दे रखे हैं इनने बहुत सारे, इनमें हमको 2 की पहचान करना है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। किसके लिए आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जो आवश्यक नहीं है, ऐसी 2 चीज़ों को हमको इन में से छांटना है। किस में से छांटना है? इनमें से, ये जो हमको दे रखे हैं नीचे, इसमें 2 ऐसे छांटना है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। वो नहीं होंगे तो भी प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा और पौधे अपना भोजन बना लेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है भाई? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है। सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, या फिर हरित लवक भी जिसको कहते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल, इसकी उपस्थिति में क्या होता है? पौधे क्या करते हैं? जमीन से क्या लेते हैं? जमीन से लेते हैं पानी, है ना। और क्या लेते हैं? जमीन से आपका पानी ले लेते हैं। वातावरण से क्या लेते हैं? वातावरण से ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर इधर क्या बना देते हैं? कार्बोहाइड्रेट, है ना। और क्या बनाते हैं साथ में? ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन को बना देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का यूज़ थोड़ी करते हैं, ठीक है। तो इनमें से देखो, सौर ऊर्जा की हमको आवश्यकता होगी, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य का प्रकाश। ऑक्सीजन की हमको आवश्यकता नहीं होगी, है ना। जल की हमको आवश्यकता होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की हमको आवश्यकता होगी, और क्लोरोफिल की हमको आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हमको किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी? सौर ऊर्जा की आवश्यकता होगी, सौर ऊर्जा तो हमको चाहिएगी। फिर जल की आवश्यकता होगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी, और क्लोरोफिल की आवश्यकता होगी, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी, ऑक्सीजन तो निर्मित होगी। और फिर हो गया आपका रासायनिक ऊर्जा। अब रासायनिक ऊर्जा क्या होती है ना, इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। कहीं हमको कुछ इसको ऊर्जा अलग से थोड़ी देनी पड़ रही है। तो ऑक्सीजन O2 यानी ऑक्सीजन और रासायनिक ऊर्जा की हमको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हमको इसमें से जो छांटना था तो वो हो गया, एक तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है और एक रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। बाकी आवश्यकता किसकी है? सौर ऊर्जा की आवश्यकता है हमको, जल की आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, और क्लोरोफिल की, या जो हरित लवक कहा जाता है, उसकी हमको आवश्यकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समझता है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना, जिससे ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताना दोस्तों कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।